ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपने सारे अच्छे विचारों, गुणों और स्नेह को दान करने की जो क्षमता होती है वो एक गुरु में ही होती है, जो हमेशा अपने शिष्यों को अपने से आगे देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे ही व्याख्याता डॉक्टर पीयूष चौबल, जिनकी शिक्षा की छाया में ना जाने कितने बच्चों ने मंजिल को पाया है। आज प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में डॉक्टर पीयूष चौबल से हमारे श्रोताओं को रूबरू कराएगी आपकी रेडियो साथी आरजे पिया। तो आइए बातचीत करते हैं आज के हमारे मेहमान पीयूष जी से। पीयूष जी, स्वागत है आपका हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में। नमस्कार। पीयूष जी, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, पर सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपने और अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताएं। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पीयूष चौबल व्याख्याता हूँ, एक शिक्षक हूँ और शिक्षक की भूमिका हमेशा अदा करता रहता हूँ। मैं रायगढ़ के सेठ किरोड़ीमल कॉलोनी में मेरा निवास स्थान है। मेरा परिवार शुरू से ही वहीं रहता आ रहा है। मेरे दादाजी लोग भी वहीं रहते थे और उसके बाद मेरा परिवार भी आज वहीं रह रहा है। वैसे ही घर में मैं रहता हूँ, मेरी मम्मी रहती है और मेरी 2 बहनें हैं। ये दोनों बहन सर्विस कर रही हैं, दोनों अपने अपने काम में लगी रहती हैं और मैं भी अपने शिक्षकीय पेशे में लगा रहता हूँ। जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है अच्छी शिक्षा के लिए वो करता रहता हूँ। जी पीयूष जी, हमने काफ़ी कुछ आपके बारे में रिसर्च किया है। हमें पता चला है कि आप बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और अपने बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। अच्छा, इसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ बीता। जैसे कि आपने बताया कि यहीं रायगढ़ में ही आपका बचपन बीता है, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी हुई है, इस विषय में हमें कुछ बताएं। मेरा बचपन यहीं रायगढ़ में ही बीता है और रायगढ़ में जो बाल मंदिर है घड़ी चौक के पास, वहाँ मेरी स्कूल की पढ़ाई हुई। उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर में भी मैंने पढ़ाई की और उसके बाद रामलीला मैदान में जो म्यूनसिपल स्कूल है वहाँ भी मेरी पढ़ाई हुई कक्षा 12वीं तक। और कक्षा 12वीं के बाद मैं आगे पढ़ाई के लिए भिलाई चला गया और भिलाई में मैंने 4 वर्ष इंग्लिश में स्नातक की पढ़ाई की और उसके बाद आज एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमने आपके बचपन के बारे में जाना, तो अब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और जैसा कि हमने श्रोताओं को बताया था कि आप एक शिक्षक हैं, तो यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि आप हमेशा से ही टीचिंग फील्ड में जाना चाहते थे या फिर बस यूँ ही चलते चलते ज़िंदगी के सफ़र में मन बना लिया? देखिए, मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता था या लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा नहीं था या मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं टीचिंग फील्ड में ही आ जाऊंगा। बस पढ़ते पढ़ते में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, पापा की तबीयत खराब हो गई घर में और बस उस समय एक जॉब सामने आई, टीचिंग फील्ड, टीचर की जॉब, और मुझे जॉब मिल गई। मतलब ये बहुत अच्छा था कि बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल गई। 21 साल की उम्र में ही मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई और उस समय मुझे जॉब करना था और बहुत 1-2 दिन एकदम ऐसा रहा कि मैं जॉब खोजने गया तो और टीचिंग की जॉब मिल गई। पढ़ाई में थोड़ा अच्छा होने के कारण मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में और बस फिर उस जॉब में घुसने के बाद तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और अपने शिक्षकीय कार्य को जितना अच्छा हो सके वो मैंने करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है। और आप इससे किसी से इंस्पायर हुए हैं इस चीज़ के लिए? क्योंकि स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे हमारे टीचर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे मन में रहता है कि नहीं, ये टीचर मुझे बहुत पसंद है और मैं कभी बड़ा हो तो इनकी तरह बनना चाहूँ। तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन रहा हो आपकी लाइफ में? देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में 2 टीचर थे जी। एक यादव सर थे और एक विरदी मैडम थी। दोनों इंग्लिश के टीचर थे और उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मतलब वो इतना गजब इंग्लिश पढ़ाया करते थे। मतलब मैं कहूँ सही, बचपन में मैं इतना इंग्लिश में होशियार नहीं था जी, बहुत एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन जब मैं 9, 10, 11, 12 जब मैं हाई स्कूल में आया तो उन लोगों ने इतना गजब, इतनी अच्छे से मुझे पढ़ाई कराई कि मैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करा करते थे और वैसे ही बस उन्हीं से मैं सीखा। उनकी जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो आज तक मुझे याद है और एकदम वर्ड टू वर्ड याद है। इतना गजब का उनका पढ़ाने का तरीका था। तो बस मैं उनसे इंस्पायर हुआ और आज भी उनके जैसा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वैसे टीचर को ऐसे ही होना चाहिए कि मतलब वो इस तरह से पढ़ाएं कि बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं उसे भी समझने लगे। और इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे फिर से पूछना चाहूँगी कि आप एक मैथ्स के टीचर हैं, जैसा कि हमने जाना है, आपके बारे में रिसर्च किया है, और मैथ्स कह सकते हैं बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है मेरे हिसाब से। और
आप तो टीचर हैं तो आपको इजी लगता होगा, पर मैं हमेशा मैथ्स से भागते आई हूँ और मेरे जैसे कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैथ्स के फॉर्मूले जल्दी से समझ में नहीं आते होंगे। उन्हें आप कैसे समझाते हैं, क्योंकि गणित सबके बस की बात नहीं है? देखिए, गणित जो है ना वो अभ्यासों का खेल है जी। मतलब गणित को जितना प्यार से, जितना आम जनजीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए तो वो गणित सार्थक हो सकता है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, गणित को आम जनजीवन से जोड़ के पढ़ाना मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। गणित में 4 आधार स्तंभ हैं जी। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। जी। ये ही हमें पूरे जीवन भर काम आते हैं। अगर इन सब को हम आम जनजीवन से जोड़ दें, आम जनजीवन से जोड़ने का अर्थ है कि हर घर में सामान आता है। सामान अगर हम बच्चों को ये बोल दें कि आपके घर में क्या सामान आया, कितना सामान आया, क्या क्या आया, उसके बारे में अगर उन्हें लिखने के लिए बोल दें, उन्हें उस बारे में पता करने बोल दें, उन्हें कभी बाहर सब्जी लेने भेज दें, मतलब आम जनजीवन से, लोगों से जोड़ने बोल दें, कितने लोग आपके घर में आते हैं, क्या करते हैं, आम जनजीवन से अगर हम उन्हें जोड़ दें गणित की हर बात को। कठिन गणित जो होते हैं वो हायर सेकेंडरी क्लासेस में आने के बाद वो अलग रूप आता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम आम जनजीवन से सामान्य गणित को जोड़ दें तो वो क्या होता है, बच्चे उसे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। हम क्या करते हैं, केवल पुस्तकों की दुनिया में घूमते रहते हैं। तो पुस्तकों की दुनिया पूरी तरह से आम जनजीवन से हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर आम जनजीवन से अगर हम जोड़ सकते हैं, अगर पढ़ाई का वातावरण तैयार कर सकते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक कठिन विषय को एकदम सरलतम रूप में ढाल पाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने कि आम जनजीवन से हम अपने मैथ्स को जोड़ें तो बहुत इजी हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और पीयूष जी, चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक, एक टीचर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। वो कहा जाता है ना कि माँ बाप और परिवार के बाद एक शिक्षक ही है जो एक इंसान के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें सही गलत का रास्ता बताते हैं। तो आपके हिसाब से एक टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आधुनिक युग की सोच, आजकल के बच्चों की और पेरेंट्स की सोच पहले की अपेक्षा काफ़ी अलग हो गई है। तो हम टीचर स्टूडेंट के बॉन्डिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा जो मानना है, जो शिक्षक का पद होता है वो समाज का, देश का, एक राष्ट्र का सबसे उच्चतम पद होता है। मतलब मैं कहता हूँ कि माता पिता से भी ऊपर का अगर पद होता है तो वो गुरु का पद होता है जी। क्योंकि माता पिता का सम्मान करना भी गुरु उन्हें सिखाता है, सही बात है। शिक्षक उन्हें सिखाता है। माँ, हम कहते हैं कि माँ हमारी पहली शिक्षक होती है, लेकिन माँ हमारी पहली शिक्षक है ये बात कौन उन्हें बताता है? ये बात बताने वाला भी एक गुरु होता है। क्या बात है। क्योंकि अगर गुरु उन्हें नहीं बताएगा कि माता पिता का सम्मान करना है तो बच्चे सम्मान नहीं करेंगे। गुरु का या एक शिक्षक का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। अगर गुरु उन्हें पढ़ा दे 4 और 4 8 है तो वो 8 है, अगर गुरु पढ़ा दे 4 और 4 9 है तो वो 9 है। सही बात। बच्चे उसमें चेंज नहीं करते। अगर कोई दूसरा उन्हें कहता भी है कि नहीं नहीं ये तो 8 होता है, तो नहीं, बच्चे कहेंगे नहीं, मेरे सर ने तो 9 पढ़ाया है तो मैं तो 9 पढ़ूंगा नहीं, तो मेरे सर तो मेरी पिटाई कर देंगे। ये भी स्थिति होती है ना। तो शिक्षक और जो छात्र हैं उनकी जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो हमेशा एक मित्रवत व्यवहार की होनी चाहिए। मित्रवत व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि दोस्त बन जाए, लेकिन ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिसमें बच्चा अपने शिक्षक से सवाल पूछ सके। क्योंकि आज के समय में या कभी भी, आज आधुनिक युग है, आज बच्चा बचपन से ही बोलने की कई प्रकार की बातों को सीख जाता है। क्योंकि आज आधुनिक युग का यह अर्थ नहीं है कि वो मोबाइल चलाना जानता है या हम कंप्यूटर चलाना जानते हैं जी, है ना। उसमें बच्चा कई प्रकार के जगहों पे जाता है, घूमता है। पहले के समय में इतना घूमने की जगह नहीं होती थी, इतना बोलने को उसे नहीं मिलता था, लेकिन आज वो कई प्रकार की बातों को बोलता है जिससे उसके बोलने के लहजे चेंज हो चुके हैं। तो शिक्षक को ऐसा व्यवहार, एक ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिसमें बच्चा उनसे बात कर सके, उनसे सवाल पूछ सके। क्योंकि बच्चा जो सवाल शिक्षक से पूछेगा उससे उसका दिमाग तेज होता जाएगा। सही बात है। और बच्चा तभी सवाल पूछ पाएगा जब टीचर के साथ वो कंफर्ट हो पाएगा। हाँ। एकदम सही है। क्योंकि क्या होता है, जब टीचर बच्चे को सवाल पूछने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, अगर टीचर उस बच्चे को सवाल पूछने के लिए प्रेरित कर दे, अगर उसके अंदर जागरूकता ला दे कि अगर तुमको कुछ भी नहीं आता, यहाँ कितनी भी, अगर बोर्ड में वो 3 ठो गलतियाँ जानबूझ कर दे और बच्चा पूछे सर ये क्या लिखा है, सर ये क्या हुआ है, अगर वो मतलब जब तक बच्चे के अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी, पूछना नहीं सीखेगा, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। सीखने का सबसे पहला रास्ता होता है पूछना।
जो मैं हर बार उदाहरण देता हूँ बच्चों को कि अगर आप लोग को कहीं पास भी जाना है और वो रास्ता आप नहीं जानते हैं तो आप कैसे जाएंगे, तो पूछते हुए जाएंगे कि यहाँ पर हंडी चौक कहाँ पास है या फिर थाना कहाँ पास है, चक्रधर नगर कहाँ, धीरे धीरे पूछते पूछते अपनी मंजिल पहुँच जाएंगे। तो वैसे ही मंजिल, शिक्षक जिस मंजिल पहुँचाना चाहता है वो मंजिल भी पूछने से ही पहुँच सकती है, सवालों के दौर से पहुँच सकती है। क्या खूब कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पीयूष जी, मेरा यहाँ आपसे एक प्रश्न रहेगा कि एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है हमेशा, वैसे ही एक अच्छे शिक्षक को भी एक अच्छे शिष्य की, स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। तो आपके अनुसार एक अच्छा टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि एक अच्छा शिक्षक के लिए वो स्टूडेंट अपने खुद तैयार करता है ना। कभी मतलब अच्छे स्टूडेंट्स तो सभी अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई बहुत ही बड़ा ब्रिलियंट हो, हर के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, हर का अपना अपना स्तर होता है। तो जो अगर शिक्षक अपने शिक्षकीय कार्य में मेहनत करे, अगर बच्चे को सिखाने में एक जुनून पैदा कर दे अपने अंदर, तो वो अपने लिए अच्छे अच्छे स्टूडेंट खुद तैयार कर सकता है। आपने जो चाणक्य के बारे में सुना ही होगा, चाणक्य ने तो कहा ही था कि अगर शिक्षक चाहे तो राज करने वाले कई राजाओं का निर्माण कर सकता है। तो वैसे ही शिक्षक अच्छे अच्छे स्टूडेंट खुद बना सकता है। जैसे मैं कक्षा में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो 40 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 40 में 40 होशियार नहीं होते, लेकिन हर बच्चे को अपना बना लेना, ये अगर गुण मेरे अंदर नहीं है तो फिर मैं शिक्षक के इस महान पद के लायक नहीं हूँ। तो मुझे यही कोशिश करनी होती है कि मैं उन 40 बच्चों को अपना बना लूँ, जिससे वो बच्चे पूछें भी और सीखें भी, और जितना भी सीखें उसमें बेहतरीन बन जाए। क्या बात है। और आगे चल के अगर हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं तो वो जो प्राउड होता है वो तो फिर अलग ही है। बहुत गजब का एक समय होता है। आज जैसे शिक्षक दिवस के दिन बहुत बड़े बड़े सम्मान प्राप्त होते हैं, लेकिन वो जो बच्चे जो छोटे छोटे सम्मान लेकर फ़ोन करते हैं, घर आते हैं, एक केक लेकर भी आ जाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि क्या गजब, ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमने इन्हें रेडी किया है। कितना बड़ा काम हो गया, तो कितने बड़े बड़े सम्मान उसके सामने छोटे हो जाते हैं। क्या बात है, सही बात है। बच्चों का प्यार जो है वो एक शिक्षक की छाती को हमेशा चौड़ा कर देता है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनके हाथ से जब हमें तिलक लगता है तो वो सबसे बड़ा सम्मान हो जाता है। नहीं तो तिलक तो कई जगह में लगते रहते हैं, लेकिन उन बच्चों के हाथ का तिलक, या उन बच्चों से 2 रुपए की जो पेन हमें मिलती है, वो 2 रुपए की पेन 1000 रुपए की पार्कर पेन से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, मैंने ये आपसे पूछा था कि एक अच्छे स्टूडेंट में क्या गुण होने चाहिए, जैसे आपने बहुत अच्छे से इस बात को बताया, पर वही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक जो बच्चा होता है वो अपने गुरु में क्या देखता है? देखिए, जो बच्चा होता है सबसे पहले वो क्या देखता है अपने गुरु में, कि मैं उससे डरूं ना। मतलब बच्चे के मन में ना आए भय नहीं आना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए। जी जी। उसके मन में क्या आना चाहिए कि वो खुश हो, क्योंकि अगर उसे खुशी मिलेगी किसी भी चीज़ में तो वो उस ओर अट्रैक्ट होगा। देखिए, जहाँ भी होता है अगर हम खुश होते हैं तो उस ओर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम कहीं भी रास्ते में जाते रहते हैं, हमें कुछ अच्छी चीज़ दिखती है तो हमें आनंद आता है, अच्छा लगता है, खुश होते हैं, तो हम उस ओर अट्रैक्ट होते हैं, बार बार देखते हैं, भले ही जाएं या ना जाएं। जी जी। तो वैसे ही होता है एक शिक्षक के अंदर। अगर शिक्षक अपने कार्यों में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को वो दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं कक्षा 12वीं तक के, मैं उन सभी बच्चों को बच्चा ही मानता हूँ। कक्षा 12वीं तक के बच्चे भी भले ही वो शारीरिक रूप में बड़े हो जाते हैं, दिमागी रूप में भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में बच्चे ही होते हैं। तो वो क्या होते हैं, अपने शिक्षक को देखते रहते हैं कि शिक्षक कर क्या रहा है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, वैसा ही वो भी बनना चाहते हैं। तो शिक्षक को हमेशा एक मर्यादित रूप में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बच्चे उस जैसा बनने की कोशिश करें, और वैसा होने पे बच्चे खुश होने लगते हैं और कुछ अच्छा कार्य कर जाते हैं। हाँ, जैसे कि आपने 12वीं की बात कही, तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है ये समय। इस समय ही उनको अपने करियर के लिए सही रास्ता चुनना होता है। सही रास्ता चुनना होता है। अगर उस समय वो विषय को चूज करना है, उस समय किस तरीके से वो क्या करें, ये अगर कोई शिक्षक या जो भी है जो उसे सिखा सके, वो बहुत आवश्यक समय होता है। क्योंकि उस समय में बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता है। जी जी जी। शरीर के साथ में दिमाग भी परिवर्तित होता है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना। मैं आपको देखूंगा 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है। उस वक्त में माता पिता से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं,
माता पिता से, और अगर माता पिता से वो ज़्यादा गुस्सा रहते हैं तो बाहर निकलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बाहर भी लोग हमको सुना रहे हैं, हमको बोल रहे हैं। तो उस समय में एक शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किस तरीके से बच्चे को हैंडल करे, क्योंकि उन्हें ऐसा हैंडल करना चाहिए कि बदमाश से बदमाश बच्चे की सारी बदमाशी भी पढ़ाई में परिवर्तित हो जाए। पीयूष जी, आपसे बहुत अच्छी बातें हम सीख रहे हैं और जान भी रहे हैं, और यहाँ मैं आपसे कुछ और जानना चाहूँगी। जैसा कि मैंने आपके बारे में जानकारी एकत्र की है तो मुझे पता चला है कि आप डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस बनाते हैं और आप इन्हें शिक्षा से भी जोड़ते हैं। तो डेवलपमेंट और शिक्षा का क्या कनेक्शन है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो शिक्षा होती है वो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए या किसी भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम शिक्षित होते चलेंगे तभी हम विकास की जो राह है उसको हम पकड़ पाएंगे। एक बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम केवल जो हमारा चला आ रही परंपरा या चली आ रही जो बातें, हम केवल उसी में रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे पढ़ते गए तो हम धीरे धीरे नई नई बातों को जानते जाएंगे। तो शिक्षा एक ऐसा ही क्षेत्र है या एक ऐसा माहौल या एक ऐसा पर्यावरण है, मैं तो शिक्षा को हमेशा पर्यावरण कहता हूँ, जो हमारे चारों ओर हमेशा रहती है और हम कहीं से भी सीखते रहते हैं। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र को ऐसा बनाना चाहिए कि जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो हमेशा बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो बच्चों को हम किस तरीके से उनके दिमाग को विकास डेवलपमेंट से जोड़ सकें, उन्हें बता सकें कि सही क्या है, गलत क्या है, या आप जो पढ़ रहे हैं उसको आम जनजीवन में या आज के हिसाब से, आज की परिस्थिति से किस तरीके से जोड़ के कार्य किया जा सकता है, या आप अपने जीवन को, क्योंकि देखिए शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा नागरिक तैयार करना जी। शिक्षा का उद्देश्य कभी भी कमाने वाला नागरिक तैयार करना नहीं होता है, सही बात है। शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि एक अच्छा नागरिक तैयार करना जो अपने राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर सके। तो वो जो होता है, जो हम पढ़ाते हैं तो उसे जो पाठ्यक्रम के बेस पर हम करते हैं, पाठ्यक्रम आधारित करते हैं, उसे थोड़ा सा हमें किनारे करना होगा और आज के अनुसार, बच्चे की बुद्धि के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को बनाना पड़ेगा। जो कि बुक्स बनाती हैं NCERT, SCERT जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं। केवल ज़रूरत है तो हम शिक्षकों को उस पर मेहनत करने की और बच्चों के स्तर पे उसे निर्मित करने की। क्या बात है। जिससे सही विकास और सही जो विकास की परिभाषा है उसे गढ़ा जा सके। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीयूष जी जो हैं हमारे आज के मेहमान, वो अपनी बातों को सोशल मीडिया पर बड़े ही बेबाक तरीके से रखते हैं। ये मैंने देखा है आपके कई पोस्ट में पीयूष जी। ये बहुत अच्छी बात है अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखना, लेकिन कभी कभी हमें अपनी बेबाकी की वजह से कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि आप एक शिक्षक हैं और इस वजह से आपकी छवि में कोई अंतर पड़े, या ऐसा कभी आपने कोई सिचुएशन का सामना किया है तो उसके बारे में हमें बताएं। मैं एक शिक्षक हूँ। सबसे पहले शिक्षक की जो भूमिका होती है वो समाज सुधारक के रूप में होती है। मतलब समाज में होने वाली हर कार्यों पर शिक्षक अपनी बात अगर नहीं रखता है तो इसका मतलब वो फिर शिक्षक नहीं है। फिर वो पता नहीं, केवल एक जो कहते हैं ना, भागवत गीता में गुरु द्रोण को कहा था उन्होंने, श्री कृष्ण ने, कि आप वेतन भोगी हैं, ऐसा एक लाइन उन्होंने कह दिया था। तो कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक समाज के सुधार के लिए, समाज के हित के लिए आगे बढ़ता है। और समाज के हित के लिए अगर एक शिक्षक अपनी बातों को जो आज की परिस्थिति के अनुसार है उसे नहीं रखता है या लोगों के साथ वो इस बारे में बात नहीं करता है, तो इससे क्या होगा, किसी प्रकार का कोई सही जो विकास की हम बात कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा। आज से अगर हम हजारों साल के भी इतिहास को अपने देख लें, या जब जब जो हर देश में क्रांति आई है, उस हर क्रांति के जो जनक हुए हैं वो एक शिक्षक ही हुए हैं। शिक्षा से ही जुड़े हुए लोग थे। आज जब हम 8वीं 9वीं 10वीं की पुस्तकों को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ हम बताते हैं, चाहे वो यूरोप में हो या भारत में हो, जब जब राष्ट्रवाद के उदय हुए हैं तो उसके जनक, उसका आरंभ शिक्षकों से ही हुआ है। उनके अलावा कोई दूसरे नहीं थे जो ऐसा कार्य को कर सकते। गांधी जी भी जब गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते हैं तो वो गुरु भी एक शिक्षक थे और उन्होंने ही गांधी जी को बहुत कई प्रकार से देश हित में कार्य करने की शिक्षा दी थी, है ना। तो ऐसे ही शिक्षक जब आगे आए तो शिक्षक नहीं आगे आएंगे, इसका मतलब समाज की कई क्रियाकलाप हैं, समाज की कई गति है जो रुक जाती है। और शिक्षक जब बोलता है तो शिक्षक को सुना जाता है,
क्योंकि शिक्षक का पद ऐसा है, हाँ आलोचनाएं तो हर किसी को सहनी पड़ती है, और आलोचना को हम आलोचना ना बोल के समालोचना कहें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि आलोचनाएं क्या करती है, व्यक्ति की बुद्धि को तेज करती है और उसे बताती है कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो वो उसे सुधार लेगा, और अगर गलत नहीं कर रहा है तो आलोचनाएं जहाँ से आ रही हैं वो भी कुछ दिनों के बाद समालोचना के रूप में या उसके हित के रूप में उसके सामने आ जाती है। तो इसीलिए आलोचनाओं को हमें स्वीकार करना चाहिए और अपनी सही बात जो समाज को हमें बतानी है या समाज के सामने हमें रखनी है उसे हमें रखना ही चाहिए। और शिक्षकों को तो और ज़्यादा, क्योंकि शिक्षकों पर ही समाज के हर हित का जो भार है वो होता है। तो शिक्षक को तो कभी डर कर या आलोचनाओं के बारे में सोचकर कभी अपने कदम पीछे नहीं रखने चाहिए, चाहे स्थिति कोई भी हो। क्या बात है, इस बात से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये एक शिक्षक को नहीं, हर एक नागरिक को समझना चाहिए कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें उसके ऊपर उसके लिए तिलमिलाना नहीं चाहिए। हाँ, बस समालोचना, मैंने कहा ना, हाँ, आलोचना को चेंज कर दीजिए, समालोचना सब कि वो हम लोगों को क्या कर रहा है, समालोचना कर रहा है हम लोगों के बारे में, मतलब हमको सिखा रहा है जी, शायद हम यहाँ पर कुछ लाइन गलत, क्योंकि होता है कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञाता नहीं होता है, कहीं ना कहीं गलतियां भी कर जाता है, और उस गलती से क्या होता है वो सीखता है। तो वही समालोचना से वो सीखेगा और आगे चल के उससे भी बेहतरीन कार्य वो करने लगेगा। सही बात है। इससे मुझे एक दोहा याद आ रहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कोटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाई। क्या बात है, बहुत सुंदर है। इस दोहे को मैं हमेशा कहता हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ कविताएं हैं जिनको मैं, मतलब दोहे या कविताएं हैं जिनको पूरा सार्थक करने की कोशिश करता हूँ, और उनमें से एक ये दोहा भी है। और एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या बात है ना, ये दो दोहे जो हम सभी को अपने अंदर आत्मसात करने चाहिए। सही बात आपने कही है पीयूष जी। मैं सच में कह रही हूँ कि मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके सामने यहाँ आपका इंटरव्यू लेते हुए। और इसी कड़ी में मैं आपके कुछ पुरस्कारों को जोड़ना चाहूँगी। मैंने देखा है आपको शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे पुरस्कार से नवाजा गया है, तो उस विषय में भी हम हमारे श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे। सन 2020 में जब पहली बार भिलाई में एक संघर्ष नाम का एक ट्रस्ट है, उसने मुझे राज्य सम्मान से सम्मानित किया था। और वहाँ पास एक कार्यक्रम, एक छोटा सा कार्यक्रम था, ठीक कोरोना काल के कुछ दिनों पहले। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा अपने अंदर ऐसा लगा कि हाँ, मैं अपनी बातों को और बाहर ले जा सकता हूँ। मैं उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी और पुरस्कारों के बारे में भी उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये है कि अपनी बातों को और आगे तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहीं भी आकर रुक जाना हमें ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो फिर उसी में मैंने आर्टिकल राइटिंग शुरू की, शिक्षा के लिए कुछ कुछ बातें लिखनी शुरू की, और उन्हें सही बताऊं तो मेल करना शुरू किया। जो कई ट्रस्ट और कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, उन्हें मैंने मेल करना शुरू किया। और इसी मतलब तारतम्य में मुझे 2020 में एशियन एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। क्या बात है। ये तब मेरे अंदर थोड़ी ऊर्जा और बढ़ी और मैंने थोड़ा और कार्य किया, और बस उसी में आगे चल के अगले वर्ष ठीक शिक्षक दिवस के दिन मतलब 2021 को मुझे इंडिया प्राइम आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, और इसी में मैं आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद जो विश्व का मानवाधिकार आयोग है उसके साथ भी मैं कार्य कर रहा था। अपने शिक्षा के लिए वो जो कार्य करते थे उसमें मैं अपनी भी जो मेरी रिसर्च थी, जो मेरे आर्टिकल्स थे जिसमें मैं कोशिश करता था लिखने की अच्छी अच्छी बातों को, वो मैं वहाँ तक पहुँचाया करता था, और जो उन लोग उसे और आगे पहुँचाया करते थे। इससे मुझे अभी मार्च में डॉक्टरेट के अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि मेरे जीवन में मतलब इतनी कम उम्र में मेरे नाम में डॉक्टर लगना, ये मेरे को लिए भी बहुत बड़ी और गर्व की बात थी। जी, और अभी बस कुछ दिनों पहले मुझे भारत ज्योति शिक्षा रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि साउथ इंडिया की एक ट्रस्ट है MVLA, उसके द्वारा दिया जाता है। ये क्या बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ आए और अपना समय दिया और हमसे बातचीत कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं भविष्य में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप ऐसे ही कई और अवार्ड से नवाजे जाएं और अपने बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी भी कोशिश ये रहती है कि शिक्षा के लिए अगर शिक्षक कार्य नहीं करेगा तो कोई दूसरा नहीं करेगा।
मतलब अगर मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा तो दूसरे भी मुझे देखकर प्रेरित होंगे और इस कार्य की ओर आगे आएंगे, क्योंकि शिक्षक जहाँ भी जाएगा वो सम्मान पाएगा। ये चीज़ मैंने सीखी थी। हमारे रायगढ़ के एक कलेक्टर थे मुकेश बंसल सर, जब वो मीटिंग्स वगैरह लिया करते थे तो वो कहा करते थे कि भले ही मैं बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने भी आप शिक्षक हैं, आप मेरे से भी बहुत ऊपर हैं। वो कहा करते थे कि आप लोगों के ज्ञान के आगे मतलब मैं कितना भी होशियार हो जाऊँ कुछ भी नहीं रहूँगा। तो ये बात है कि शिक्षक जहाँ भी जाएगा सम्मान पाएगा। तो वो शिक्षक अपने कार्यों को अगर महान बनाए, अपनी मेहनत को महान बनाए, तो शायद बहुत ऊपर पहुँच सकता है। क्या बात है, सच में बहुत उम्दा सोच है आपकी। पीयूष जी, आपसे बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और बहुत सारे सवालों के बीच मेरा एक और छोटा सा प्रश्न है। जैसा कि हर बच्चों का स्वभाव अलग होता है, कुछ बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं, कुछ थोड़े कमज़ोर होते हैं। होशियार बच्चों के साथ पढ़ाना आसान होता है, लेकिन कई बच्चे हैं जो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, उनके साथ कैसे कोऑपरेट किया जाता है? आप उन्हें कैसे समझाते हैं कि उन्हें सब चीज़ आसानी से समझ में आए? देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आवश्यक है आज के समय के लिए, क्योंकि होशियार बच्चे जो होते हैं हर क्लास में 2, 3 मैक्सिमम 5 होते हैं, उनसे ज़्यादा एकदम होशियार बच्चे नहीं होते। तो उन्हें तो हम कोई भी चीज़ को समझा सकते हैं, और हम बोर्ड में बनाया हुआ मेरा 1 सवाल बनाऊँ, 2 सवाल बनाऊँ, 10 सवाल वो अपने आप बना लेते हैं, तो होशियार बच्चे हैं। लेकिन अगर मैं उन 5 बच्चों को छोड़ बाकी के 35 बच्चों के साथ सही तरीके से उन्हें किस तरीके से समझाना है, इस पर अगर मैं कार्य नहीं कर पाता हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं जो आखिरी बेंच पर बच्चे बैठे हैं वहाँ से समझाना शुरू करूँ। इसीलिए मैं जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ाना शुरू करता हूँ तो हमेशा उस चैप्टर के बेसिक को, जो हम सभी बीएड में हम लोगों ने जो करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट के नाम हैं या जो विषय वस्तु है हमारी, उसको हम लोग क्या करें, बच्चों से ही लेकर आएँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आम जनजीवन से उन बातों को ऐसे जोड़ दिया जाए, और जोड़कर तो जब मैं उसको जोड़ता हूँ ना, तो वो जो शब्द है वो बदमाश बच्चों से निकल के आता है। मतलब बदमाश बच्चे से मतलब ये है कि वो बदमाश नहीं है, बदमाशी एक अच्छा शब्द है जिसमें बच्चे शरारत करते हैं, और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन, हम बड़े तो करेंगे नहीं। सही बात है। तो बस मेरी कोशिश रहती है उन बदमाश बच्चों से वो बातें निकल के आती हैं, और उन बदमाश बच्चों को मैं जब सिखाना शुरू करता हूँ तो अगर मैं 10 क्वेश्चन को समझाता हूँ तो 10 में से 3 क्वेश्चन वो बना पाते हैं, ये स्थिति होती है। तो वो जो 3 क्वेश्चन हैं, ये ही कितने अच्छे तरीके से उनके दिमाग में हम घुसा सकें, ये अगर हम कर पाएँ। या जब हम शिक्षक पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त जब क्लास में जाने से पहले अगर हम लोग इस बारे में सोच लें कि वो जो जितना भी हमें पढ़ाना है उसका जो 30% है वो सबसे ईजी होता है। चाहे कोई भी पढ़ाई हम ले लें, उसका 30% बहुत इजी होता है। हम उस 30% को एक एक वर्ड को बच्चों के दिमाग में घुसा सकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि जो सरलतम चीज़ें हैं वो होशियार के अंदर तो 30 की 30 घुस जाती हैं जी, है ना। लेकिन जो बदमाशी कर रहे हैं, जो अपने में लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, थोड़े शरारती होते हैं, उनके अंदर भी वो 15% कम से कम घुस जाती है। और अगर उनके अंदर 15% घुस गई तो वो धीरे धीरे 100% में आते आते वो नो डाउट 60 तक पहुंच जाती है। होशियार तो 100/100 पहुंच जाता है, लेकिन वो जो बदमाश है वो भी 60 पहुंच जाता है, और वो 60 पहुंचता है तो वो शिक्षक की मेहनत साकार करता है। सही बात है। 100/100 वाला तो कुछ भी कर सकता है, उसकी ओर शिक्षक ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। लेकिन जिस शिक्षक को अपने सारे बदमाश बच्चों के नाम याद हो जाए, है ना, वो शिक्षक वास्तविकता में शिक्षक होता है। क्या बात है। एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता तो खास होता ही है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों की पढ़ाई में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है और क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए, पेरेंट्स मतलब अभिभावक, इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई है आज के समय में। क्योंकि आज जो समय है ये एक आधुनिक समय हो गया है, विज्ञान का समय हो गया है। इसमें बच्चों को घर पर सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, सारी सुविधाएं। पिछले 2 वर्षों में तो कोरोना काल ने तो हमें घर से ही सब कुछ करने को मजबूर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अभिभावकों को बच्चों के पीछे थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ेगा। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होकर अगर अभिभावक बैठ जाते हैं तो बच्चे का जो सही डेवलपमेंट है, सही विकास है, वो नहीं हो पाता है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि अभिभावक शिक्षक पर भरोसा करते हैं, करना भी चाहिए, पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए, आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब तक वे बच्चों पर अपने घर पर ध्यान नहीं देंगे, अगर घर पर बच्चा किस तरीके की पढ़ाई कर रहा है उसके बारे में शिक्षक से जाकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये 2
अभिभावक और शिक्षक जब तक सही तरीके का तालमेल नहीं बैठाएंगे तब तक बच्चे का जो दिमागी विकास है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे के दिमागी विकास को जो शिक्षक करना चाहता है वो अभिभावक की सहायता से ही कर पाएगा। अभिभावक सहायता नहीं करेंगे तो शिक्षक केवल जितना कर सकता है उतना ही कर पाएगा, उससे एक कदम आगे जो वो सोचता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अभिभावकों को शिक्षक से जुड़ना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक 10th क्लास की बच्ची है, उसको मैंने 6 से 10 तक पूरा पढ़ाया। तो डॉक्टर गुप्ता रायगढ़ में एक, तो उनकी बेटी को मैं पढ़ाता था, तो उनकी बेटी को पढ़ाता था, तो जो उनकी मिसेस भी है वो भी ऑफिसर में है, तो वो हमेशा पूरी तरह से लगे रहती थी अपने बच्ची के पीछे। उनकी व्यस्तता होने के कारण वो एक अधिकारी पद पर कार्य करती हैं, उसके बाद भी वो हमेशा बैठकर देखती थी किस तरीके से पढ़ना, खुद भी मेहनत करती थी। मैं आपको बता दूं करीब करीब वो 50 साल के आसपास थी। अब उनके समय की पढ़ाई और आज के समय की पढ़ाई में बहुत अंतर है, फिर भी वो बैठती थी साथ में और उन चीज़ों को देखती थी और उन चीज़ों को मुझसे सीखती थी और मेरे जाने के बाद अपनी बेटी को सिखाया करती थी। तो अगर अभिभावक ऐसी ही कुछ कोशिश करे, अपने बच्चे के साथ वो भी बैठे, वो भी बात करे बच्चों के साथ, क्योंकि अभिभावक ज़्यादातर देखा जाता है बच्चों को डांटते हुए दिखते हैं, है ना। मुझसे जैसे मेरे पास जब भी अभिभावक आते हैं तो क्या कहते हैं, सर बहुत बदमाश हो गया है, सर बहुत बदमाश हो गया, नहीं पढ़ाई करता है, नहीं करता है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अरे बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? सही है ना। तो आप ये करें कि बच्चे की बदमाशी के साथ में आप भी बदमाशी करें, मतलब बच्चों के साथ जुड़ जाएं, और जुड़ने के साथ में उनको अगर हम लोग पढ़ाई कराएंगे, उनके साथ वो पेरेंट्स भी बैठ जाएंगे, वो भी कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने लगेंगे, मतलब कुछ ऐसा जिससे जो बच्चा कर रहा है वैसा पेरेंट्स भी करने लगे, तो उसमें बच्चे का दिमाग ज़्यादा खुलने लगता है। क्योंकि शिक्षक के साथ तो वो केवल 11 बजे से 5 बजे तक या सुबह 7 से 2 बजे तक स्कूल में बैठता है, लेकिन बाकी जगह के लिए भी जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए और अपने बच्चे के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। शिक्षक के साथ एक लिमिटेड समय होता है एक स्टूडेंट का, लेकिन बाकी का जो पूरा समय होता है वो अपने घर में, अपने पेरेंट्स के, अपने परिवार वालों के साथ में बिताते हैं। तो पेरेंट्स की शिक्षकों से मिलना चाहिए। मैं तो हर बार कहता हूँ महीने में 10 बार मुझसे मिलने आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से मिलने आओ, बताओ, बात करो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, किस तरीके से उनके साथ बात करनी है। लेकिन आप अगर हम तक नहीं आओगे तो उसमें आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, या बच्चा जो सही ज्ञान हासिल कर सकता रहता है वो भी नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उससे। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो पेरेंट्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस, सक्रियता सबसे आवश्यक चीज़ है। वही चीज़ें आज के समय में कम दिखाई पड़ती है। ये बोलने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है मुझे। पीयूष जी, शिक्षा पर तो हमने ढेर सारी बातें कर ली, टीचर स्टूडेंट के रिश्ते पर हमने ढेर सारी बातें कर ली। अब इनसे हटकर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि टीचिंग लाइन के अलावा और आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है? क्योंकि शौक तो एक अपनी जगह होती ही है। तो देखिए, शिक्षक हूँ तो शिक्षकीय कार्यों में ही पूरा दिन लगा रहता है मेरा। कई प्रकार का पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एकदम सच बात है, एकदम दिमाग घूम जाता है ना। पूरा पढ़ाई की दुनिया में रहने के बाद एकदम दिमाग, कई बार ऐसा होता है कि ऑलवेज पढ़ाई पढ़ाई सोचते रह जाते हैं जी, केवल लिखते रह जाते हैं। तो मेरा इसमें सबसे अच्छा जो शौक है वो सोशल वर्क है और परिवार के साथ समय बिताना। तो हम लोग, जैसे मैं अपने घर की बात बताऊं तो हमारे घर में हम कभी बाहर की बातें करते ही नहीं हैं। हम अपने घर में, मैं जितने देर घर में रहता हूं तो मेरा शौक है ये, या बोलना चाहिए बाहर की बात मैं घर में हम लोग करना ही नहीं है। तो हम यही करते हैं, हम वहाँ पर मस्ती मजाक खेल कूद करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मस्ती करें। और मेरा जो बाहरी कार्य रहता है, मैं चाहता हूँ कि हर शिक्षक बाहर ज़मीन पर दिखाई पड़े जी, क्योंकि समाज में जब शिक्षक दिखाई पड़ता है कुछ ना कुछ करते हुए तो वो एक अलग प्रेरणा देता है ना अपने लोगों को। जो समाज में उपस्थित लोग हैं वो जब देखते हैं कि एक शिक्षक ऐसा कार्य कर रहा है तो बहुत खुश होते हैं और उनसे सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मेरा जो सोशल वर्क है, मैं कई संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ और ज़मीन में उतर के समाज सेवा के कार्यों को करने में लगे रहता हूँ। जो भी कार्य हो, मैं यह नहीं देखता हूँ कि कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है। हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर सोशल वर्क हो रहा है, समाज सेवा भावी कोई भी संस्था कार्य कर रही है, तो मैं उनके साथ जाता हूँ और वहाँ अपनी सेवा भावना, जितना भी मुझसे बनता है, जो कार्य बनता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ समय के अनुरूप, क्योंकि समय तो शिक्षकीय पेशे में बहुत कम मिल पाता है जी। कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं सामने आ सकूँ अपनी आवाज़ को, क्योंकि शिक्षक की आवाज़ सबसे अधिक होती है, सबसे तेज होती है। बस आवश्यकता है उसे लेकर आने की, उसे सामने लेकर आने की। जब हम लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है।
पीयूष जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत कुछ जानने को मिला और आपके साथ समय का पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया, क्योंकि हम आपकी बातों में इतना ज़्यादा खो गए। आपकी जो शिक्षाप्रद बातें हैं, यहाँ बैठे बैठे मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। जाते जाते आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि रेडियो धूम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने सभी श्रोताओं को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है कि गिरते जा रही है। तो मैं सभी से यह कहना चाहूँगा कि अच्छी शिक्षा के लिए आप सभी कार्य करें, क्योंकि सक्रियता केवल एक शिक्षक पर आने पे नहीं होगी। हर शिक्षक और समाज में बैठे हुए हमारे सभी लोग अगर एक साथ मिलकर सही शिक्षा के लिए कार्य करेंगे, तभी हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। ये एक बहुत ऐसी लाइन है जो मैं अपनी हर जगह पे कहता हूँ कि राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा आधार स्तंभ होती है, और उसे आधार स्तंभ बनाता है समाज का हर व्यक्ति, राष्ट्र का हर एक नागरिक। तो हम सब मिलकर जब कोशिश करेंगे, तब ही अच्छी शिक्षा के लिए जो हम सार्थक पहल चाहते हैं, या हर कोई चाहता है, शिक्षक भी ये बात चाहता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो बोलने में पीछे हो जाता है, या उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहां वो बोल पाए। तो आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि सभी लोग मिलें और मिलकर कोशिश करें, जहां तक हो सके शिक्षकों पर भरोसा करें और शिक्षकों से बात करें, क्योंकि अगर शिक्षकों के साथ बातें नहीं होंगी तो समाज को पता कैसे चलेगा कि एक शिक्षक चाहता क्या है। तो शिक्षकों से बातें करें और अच्छी शिक्षा के लिए जितनी ज़्यादा हो सके सक्रिय पहल करें और अपने बच्चों को सिखाने में लगे रहें। धन्यवाद। पीयूष जी, आज आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही अपने विचारों से समाज में अच्छी विचारधारा फैलाते रहें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद रेडियो धूम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी सारी बातें जो आज समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, उस बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे आज के हमारे मेहमान डॉक्टर पीयूष चौबल, जिन्हें आप सुन रहे थे रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। हमारे आज के मेहमान से आपको रूबरू करा रही थी मैं, यानी कि आपकी अपनी दोस्त आरजे पिया। प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग मिला पवन दिव्यांशु मिश्रा का, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।